मजदूरों ने घर जाने की खुशी में छुपाए रखा था दर्द, आखिरकार झलक ही उठा। कांग्रेस नेता यादव ने जन सहयोग से किराए की बस से पहुंचाया घर। का श्रेय 99% इस भाई को जाता है। इस भाई ने बहुत मेहनत करी। वास्तव में आज दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस भाई का और मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने अथक मेहनत प्रयास करके इन सब लोगों को आज हम 2 बसों से 70-80 लोगों को इनके घर यूपी, बिहार, झारखंड पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई और इस प्रकार हमारे शहर में कभी भी कोई भी आपदा रहेगी तो हम सब मित्र मंडल उनके लिए तैयार है। फिर मेरा वादा है कि भाइयों, शहर में मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा और जितनी मदद होगी हमारा मित्र मंडल हम करेंगे। हमारा अवधेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी बहुत अच्छी मेहनत रही है, इनका भी धन्यवाद और मेरी पूरी टीम का फिर दिल से धन्यवाद। यदि कोई भी काम मन से किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस उदाहरण को कांग्रेस नेता चेतन यादव ने संभव कर दिखाया है। लॉकडाउन में फंसे यूपी, बिहार व झारखंड के करीब 73 मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की मंजिल को आसान कर दिया। जब यादव ने उन्हें घर पहुंचाने की ठानी तो उनका जज्बा और जुनून देखने लायक था। इसका ही नतीजा रहा कि वे लोग अपने घरों के लिए रवाना हो गए। हालांकि यादव ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए जन सहयोग जरूर लिया। आप कृपया दूरी बना के और आप दूरी बना के आराम से जाइए। हम मेरे को घर जाके सब फोन लगाना। अपने परिवार की खातिर मजदूरी के लिए शहर पहुंचे यूपी, बिहार व झारखंड के लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। चिंता उन्हें यहां रुकने की नहीं थी। परिवार जो आफत झेल रहा था उस पर मरहम लगाने की थी, क्योंकि जिस परिवार की खातिर ये लोग शहर पहुंचे थे वे लॉकडाउन के आगे बेबस हो गए थे। घर पहुंचने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आज तो हम लोग के चक्कर में ये सारा दिन सुबह से शाम तक यहीं रहे, खड़े रहे, जेपी पैलेस के बाहर खड़े रहे और अपने प्रयास में लगे रहे और ऐसा हुआ कि आज उन लोगों को भेजा जा रहा है। और आपको धन्यवाद रहेंगे चेतन साहब के, पूरा दिल से धन्यवाद। आज आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है? जितने भी झारखंड वाले हैं आज घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर जा रहे हैं। हमें इस दिन को 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे थे कि अब हम लोग कब घर जाएगा, और आज वो ऐसा दिन आ गया कि चेतन साहब की वजह से ऐसा दिन आ गया कि हम लोग घर जा रहे हैं। ये माला गढ़वा टाउन मतलब गढ़वा बड़ी सिटी में ये आएगा कहाँ पर? वो वाला कहाँ जाएंगे? वो वाला जाएगा 1 सेकंड, यूपी में जाएंगे। यूपी में बलिया, बिहार। बलिया बिहार में बिहार में भी है, वहीं से उन लोग। अब उन लोग जाएगा, उन लोग कहाँ में जाएगा, कैसे जाएगा, उन लोग हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता चेतन यादव उनके हमदर्द बने और उन्हें आखिरकार उन्हें घर पहुंचाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग की भी खुशी हो रही है चेतन भैया के चलते हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग इनके चलते आप अपने जाइए, घर परिवार में रहिए और आप सब मेरी बात सुनो। जब तक मेरे को आप लोगों का फोन नहीं आएगा गांव से, जब तक मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आप मेरा नंबर एक बार और सब नोट कर लीजिए, सब नोट लिख लीजिए। आप लिख ले रहे हैं। आप घर जाके आपके परिवार से मेरी बात कराएंगे। ठीक है सर, उस दिन मेरे को शांति मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है। आप नंबर लिख लीजिए मेरा 9827552277। सब लोग मेरे से वहाँ से फोन पे बात करेंगे और जीवन में मैं आपके परिवार की तरह हूँ। कभी भी मध्य प्रदेश में मेरे लायक आप लोगों को कोई भी काम हो तो ये आपका भाई बेटा आपके लिए जिंदा है, हमेशा रहेगा। इसके लिए उन्होंने दिन रात कुछ नहीं देखा और महज 72 घंटों की मशक्कत में उन्हें घरों तक पहुंचाने की राह आसान कर दी। अरे तुझे गाड़ियाँ करवाना जाके तूने मैं 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू रहता है। सैनिटाइजर व्यवस्था, नाकदार कैसे भी फोन है और दूसरी कोई व्यवस्था के लिए मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह भी आए, मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। मुश्किल से 5 मिनट में व्यवस्था करने के लिए तत्पर रहूँगा। आप सबका सहयोग रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, प्रोग्राम को पालन करें। यूपी और बिहार के जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उन दोनों यात्रियों को आपने बस में पहुँचा के रवाना करा है। क्या है पूरा मामला?
मामला ये है कि हमारे शहर में जेपी पैलेस में कुछ मजदूर फंसे हुए थे। उसमें 72-73 मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड के थे। उन लोगों को हमने अथक प्रयास 2-3 दिन से करके एसडीएम साहब से अनुमति लेके, कलेक्टर साहब से मोबाइल पे चर्चा करके, फिर अनुमति लेके उनको हमने कल 73 यात्रियों को, सभी को कल रात को 12-12:15 बजे के बीच में उन यात्रियों को यहाँ से हमने रवाना करा। अभी लेटेस्ट में मेरे पास खबर आई है वो कानपुर तक चले गए हैं और ईश्वर ने चाहा तो साकुशल वो आज शाम रात तक या कल सुबह तक अपने अपने घर पे पहुँच जाएंगे। सर, आपने निश्चित ही लोगों को अपने मुकाम तक पहुँचाया, कहीं ना कहीं आपके कड़वे अनुभव भी आपके इसमें रहेंगे, क्या आप शेयर करना चाहेंगे इसमें? बहुत सारे कड़वे अनुभव मैं आपको शेयर करूँगा तो पूरी रात हो जाएगी। इतने लोग थे, इतने बेबस थे, इतने दुआएं दे रहे थे कि मुझे भी रात को लगा कि यार मैंने सही में कोई पुण्य काम कर रहा होगा तो इन लोगों की मैं मदद कर पाया। मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिसमें एक आदमी की विडम्बना वो बता रहा था कि भैया मेरी पत्नी को मैं 3 महीने का छोड़ के आया था प्रेगनेंसी में, आज मेरे घर में कोई नहीं, उसको प्रेगनेंसी भी हो गई और उसका मतलब ये स्थिति है कि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, आस पड़ोसी उसको खाना दे रहा है, ऐसी स्थिति है। और एक लड़का बता रहा था कि मेरी 11 महीने उससे पूछा भाई तू तेरे यहाँ क्यों नहीं काम करता, यहाँ आता है, यहाँ पे परेशान होता है। तो बोले भैया मैं क्या बताऊँ, मैं घर का अकेला लड़का हूँ, 9 बहनें हैं मेरी और 9 बहनें हैं और जिसमें एक सबसे छोटी बहन है उसके हाथ और पैर ही नहीं है जन्म से। तो बोले क्या करूँगा भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक महिला थी जो बहुत दिन से कन्याशाला चौराहे पे, वो तो कल मतलब कोरोना का क्या होता मैं भी उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल गया और वो लिपट के रोने लग गई कि भैया आप मेरे भगवान हो, आपने मेरे को पहुंचा दिया। हम लोग चूँकि उसको 10-15 दिन से खाना आना भी दे रहे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे, पर उसके बाद भी घर घर होता है। बोली कि मैं मेरे घर जाऊंगी, मेरी बहू के पास रहूंगी। कितना मतलब इतना वो आपको मैं बिलीव मतलब शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता, पर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने ऐसे पुण्य काम में उन लोगों का सहयोग करा। यहाँ हम ये भी बता दें कि जो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे वे एक ठेकेदार की कंपनी में कार्य करने के लिए शहर पहुंचे थे। उन्हें ठेकेदार ने जेपी पैलेस में रुकवाया था। ऐसे में फैक्ट्री बंद होने पर ठेकेदार ने उन्हें काम पर आने से मना कर दिया। जैसे तैसे खुद का पेट पाल रहे थे, जबकि उनकी व्यवस्था ठेकेदार को करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। घर जाने की कई बार जुगत लगाई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। यादव ने उनके दर्द को समझा और उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया। गांव भीकमपुर में बहादुर पिता बगदीराम चौधरी के मकान में खुदाई के दौरान 3 महादेव के शंख और घंटी निकली। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार महादेव के शंख निकलने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और दर्शन लाभ लिए। गुर्जर ने बताया कि लगभग 1 माह पूर्व चंद्रवंशी समाज के एक व्यक्ति के मकान निर्माण के दौरान खुदाई करते वक्त शिव पार्वती की मूर्ति भी निकली थी। नायब तहसीलदार ने बेकरी पर मारा छापा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन अवधि में बेकरी आइटम्स को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ समाज के दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को नायब तहसीलदार अनु जैन ने जवाहर मार्ग स्थित गजानन बेकरी पर छापामार की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बेकरी में 2 कर्मचारी केक बनाने में व्यस्त थे। कर्मचारियों के अनुसार बेकरी संचालक रतलाम में निवास करता है। उसके द्वारा मोबाइल पर सूचना देने पर ग्राहक को होम डिलीवरी पर केक उपलब्ध करा रहे हैं। नायब तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान 3 केक व अन्य सामग्री जब्त की। उन्होंने बेकरी संचालक पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर आप पास में आ जाए सर, प्लीज सर। ये पकड़वा, ये नया बना रहा था, ये वाला तो बढ़िया केक। एक मिनट उल्लंघन हो रहा है ना, सब बेकरी आइटम बंद है। मना कर रखा था, फिर क्यों बोली? बाहर है। एक काम करो, सेठ की सेठ के नाम से एफआईआर करो। इनके नाम से इनका कुछ नहीं है, सेठ के नाम से एफआईआर करो, इनके केक जब्त करो। जी सर। चलो सर एक मिनट सर प्लीज। ये बनाने का मटेरियल होगा, बताना भैया हाथ में क्या है ये? स्पंज। क्या चीज है ये? स्पंज। इसका क्या काम आता है? केक के अंदर बनाता नहीं, ये मशीन है जिसमें क्रीम लगाने वाला गोला होगा ना, और इसमें नया वाला फोन काट दो, फोन काट पकड़ो। ये और क्या रखा है? ये बंद लगा रहा था अभी। ये भी लेने सकते हैं? नहीं सर प्लीज कोऑपरेट करें सर। बिल्कुल सर। थोड़ा इधर आ जाए।
ये बिक नहीं जानी चाहिए, एक भी ले नहीं जा रहे हैं जब्त करके, नहीं तो मर जाओगे तुम लोग। एक दुकान पे छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम राउंड पे निकले हुए थे, तो ये लड़का बैठा हुआ था यहाँ पे शटर के पास, तो हमने इससे बोला, आधी शटर खुली थी, हमने बोला पूरी खोल, तो इसने हमें देख के गिरा दी और अंदर से बंद कर ली। तो हमें लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर हमने पूरी शटर उठाई, अंदर गए, ये मना करता रहा। इसके मालिक रतलाम में बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, तो कल्प्रिट तो मालिक ही है। हम अंदर गए तो ये एक फ्रेश केक बन रहा था, ये वाला, और फिर हमने कहा चलो एक केक है, हमने कहा इसको चालान काट देंगे, तो हमने फिर फ्रिज खुलवाया तो 4 केक बरामद हुए। फिर हमने कहा बात बड़ी है, तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और अभी इनकी FIR कराई जाएगी मालिक के नाम की, और इनके केक जब्त किए जा रहे हैं। थैंक यू। ओके। पूर्व जनपद सदस्य जीवन सिंह डोडिया ने देवसेना के प्रमुख विशाल गुर्जर के आग्रह पर शनिवार को कंटेनमेंट एरिया पटेल गली के रहवासियों को निःशुल्क सब्जी उपलब्ध कराई। डोडिया के अनुसार पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगभग 8 तरह की सब्जियां 200 घरों को उपलब्ध करा रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया में सब्जी वितरण की कमान संभालने वाले नितेश गुर्जर ने बताया कि डोडिया जी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सब्जी पैकेट बनाकर प्रत्येक घर पर पहुंचाई जा रही है। एक भी पेशेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नागदा पूरा मुक्त हुआ है और कोई पेशेंट नहीं है। सर सीधे अपन कट टू कट बात करें, अपन पटेल गली के कंटेनमेंट एरिया में आप खड़े हैं, क्या है मामला? कुछ भी नहीं परवेज भैया, एक छोटी सी सेवा है और मैं क्या बताऊं, अंदर मेरे भाई लोग हैं, मेरे प्रीतेश भैया है, हरीश जी अग्रवाल है, विशाल भैया है, ऐसे छबू भाई है, इनका फ़ोन आया था कि जीवन सिंह जी उधर आप गाँव में सब्जी बांट रहे हो, तो मैंने यार मैं गाँव में विगत 20-21 दिन से कर रहा हूँ, तो कि इधर पटेल गली में थोड़ी समस्या है, तो परवेज भैया अभी 3-4 दिन से मैं पटेल गली में मेरे से जो सेवा बन रही मैंने आके इधर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे बड़े भाई जीवन सिंह जी डोडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ सब्जी उपलब्ध नहीं हो रही थी, यहाँ से खबर आई थी, तो हमारे एक छोटे से आग्रह पर विगत 17-18 दिनों से गाँव में सेवा दे रहे और अभी भी निरंतर दे रहे हैं। मैं भी गया था, निःशुल्क सेवा सबको हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। एक छोटी सी हमारे इनका बहुत बहुत धन्यवाद, पटेल गली पूरी आभारी रहेगी। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में कियोस्क सुविधा हुई शुरू। शहर की बैंकों के बाहर ग्रामीणों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए SDM RP वर्मा द्वारा SBI बैंक के प्रबंधकों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका असर शहर में पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रहा है। अब शहर की बैंकों के बाहर ग्रामीणों की भीड़ काफी हद तक नियंत्रित हो गई है। तहसीलदार विनोद शर्मा के अनुसार रविवार व बुधवार को अजीमाबाद पारदी, सोमवार व गुरुवार को टकरावदा, मंगलवार व शुक्रवार को गुराड़िया, पित्रामल, सोमवार बुधवार को रत्न्याखेड़ी, बनबनी, सोमवार गुरुवार को झांझाखेड़ी, खजूरिया सहित अन्य गांवों में रुपेटा, रोहल खुर्द, बेरछा, बनबना, बोरखेड़ा, भाटीसुड़ा, हेड़ी, नायन, रोहल खुर्द, निम्बोदिया कला, कलसी, रजला, हताई पालकी में कियोस्क सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसमें शनिवार से ग्रामीणों ने राशि निकालनी भी शुरू कर दी है। आपको पता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराना हमारी पहली जिम्मेदारी थी। इसमें मैं आपको एक नए आदेश की सूचना देना चाहूँगा कि सोशल मैनेजमेंट करना संबंधित बैंक का हमारे कलेक्टर साहब का आदेश है। डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के तहत उन्होंने सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। कौन सभी लोग? वो लोग जो कार्यालय प्रमुख होते हैं। चाहे मैं SDM हूँ तो तहसील का सोशल डिस्टेंस पालन कराना उस कार्यालय की मेरी जिम्मेदारी है। बैंक मैनेजर हैं, उनको अपने परिसर में सोशल डिस्टेंस का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी से उनको अवगत कराना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैं तहसीलदार साहब विनोद शर्मा जी, श्यामचंद शर्मा जी TI साहब और मेरे साथी आदरणीय CSP श्री मनोज रत्नाकर साहब, हम सभी बैंकों में गए, हमने मीटिंग ली और उनको इसका आभास करा दिया कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराना बिल्कुल आवश्यक है, अन्यथा हम धारा 188 में कार्रवाई करेंगे, आप नहीं करा पाए तो आपकी जो समस्या है उसको हम सुलझाते हैं। आखिर में रास्ता ये निकला कि ये सूची जो आप देख रहे हैं, इस सूची में क्लियर कट डेट्स लिखी हैं, डेट्स या वार लिखे हैं कि किस वार को हमारा BC यानी कियोस्क वाला किस ग्राम पंचायत में बैठेगा। अर्थात हमने जो भीड़ गांव से पैसा लेने के लिए शहर में आ रही थी, इस भीड़ को हमने ख़त्म कर दिया, गांव में सिमटा दिया।
तो हमारे इस तरह 15 BC या कियोस्क वाले तो गांव में जाएंगे सही, परंतु गांव में भी कियोस्क हैं अलग अलग बैंकों के, वो भी वहाँ सेवाएं देंगे। इसलिए हमारी भीड़ गांव में नियंत्रित हो जाएगी और ग्रामवासियों को सुविधाजनक रूप से उनका पैसा गांव में ही मिल जाएगा। तो इससे हमें 2 फायदे होंगे, एक तो सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, दूसरा नगर में भीड़ नहीं बढ़ेगी, और तीसरा उस व्यक्ति को वहीं पर उसका पैसा मिल जाएगा। तो इसके लिए तहसीलदार साहब ने पूरा प्रयास किया है, वो भी मेरे साथ हैं, आप उनसे भी बात कर लें। इस संबंध में निश्चित रूप से मैं बैंकर्स का भी आभार मानूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और ये सूची तैयार करके हमें दी है। इसी अनुसार हम हमारे पटवारियों के माध्यम से गाँव में इसका पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। ये कब से शुरू हो जाएगा? ये शुरू हो चुका है सर, भाटी सुड़ा से शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंस को लेकर आपके द्वारा कई तरह के पालन किए कराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने बिल जारी कर दिया शहर के अंदर। अब वो बिल जमा करने के लिए शहर में भीड़ बढ़ेगी, इसको निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि विद्युत मंडल ने 1912 नंबर पर कॉल करने के लिए, गूगल पर बिल जमा कराने के लिए, आपका डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की, प्रेस विज्ञप्ति जारी की, अब तक भी वो आ चुकी होगी। तो निश्चित रूप से उनका भी प्रयास सराहनीय है। परंतु आपने एक मेरे को सुझाव बहुत अच्छा दिया, जिसमें आपने कहा कि जो बिल देने जा रहा है वो पैसा ले ले और रसीद काट दे। तो ये व्यवस्था मैं कराने की कोशिश करूँगा। इससे हमारी भीड़ भी बैंकों वहाँ पर बिल जमा कराने वाले सेंटर पर कम रहेगी और घर घर उनको बिल जमा कराने का कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू। नहीं था कि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी हुई थी, क्योंकि अभी क्या है, गेहूँ उपार्जन का पैसा 500 रुपये की ये केंद्र सरकार डाल रही है महिलाओं को। इसे कई प्रकार से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे थे। हमने हमारे आदरणीय AGM साहब से मार्गदर्शन लिया और उसके बाद सारे जो बैंकिंग हेड्स हैं उनकी मीटिंग की। मीटिंग में निश्चित हुआ कि भाई 15 BC अभी उपलब्ध हैं सभी बैंकों के, तो उनको पंचायतवार एक दिन करके और पंचायतों में बैठाया जाए, जिससे गांव के जो लोग हैं वो यहाँ ना आए और भीड़ ना बढ़े। दूसरी चीज़, उनको वहीं पे वो सुविधा उपलब्ध हो जाए, उनको यहाँ आवागमन ना करना पड़े। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के साथ उसके साथ वो 2 लोग और आते हैं, तो इस प्रकार काफ़ी भीड़ बढ़ रही थी। हमारे स्टाफ के निर्देशन में और मार्गदर्शन में अच्छा एक प्रयास किया। इसमें जो SBI के चीफ मैनेजर हैं श्री सोम शर्मा जी, उनका सराहनीय योगदान रहा है। और आज से हमारी ये सेवा भाटी सोड़ा से प्रारंभ हो गई है और कल से विधिवत के साथ जो पंचायतें हैं वो कार्यक्रम अनुसार शुरू होगी। तो हर पंचायत में कितने दिन तक जाएंगे? तो 3-4 दिन में रिपीट होगी। 3-4 दिन में हर पंचायत रिपीट होगी। कुछ 188 में कोई मामले दर्ज किए गए? बिल्कुल। अभी हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, क्योंकि हमारा नागदा शहर अभी कोरोना से मुक्त हो चुका है साहब के प्रयास से और साहब के मार्गदर्शन से, सभी लोगों के प्रयास से, तो इसको मेंटेन हम रखें। इसलिए मैं और TI साहब प्रतिदिन जो हमारा पुराना ऑफिस सेंटर उस पॉइंट पर बैठते हैं और यदि कोई बगैर किसी कारण के घर से बाहर निकल रहा है तो आज भी हमने 8-9 FIR की और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को जामा मस्जिद सदर मुन्ना लाला के नेतृत्व में SDM RP वर्मा को ज्ञापन सौंपा। तो इधर देखिए, बस सामने देखिए। ज्ञापन में कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए 18 से 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। ज्ञापन में बताया गया है कि आवश्यक सामग्री की पूर्ति होम डिलीवरी या निर्धारित समयावधि में की जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना आज पूरे देश में एक विकराल रूप ले चुका है, इससे हमारा नागदा शहर भी अछूता नहीं रहा। शहर में कोरोना के मरीजों का अचानक सामने आना और शासन प्रशासन का पूरी मुस्तैदी और दूरदर्शी सोच के चलते महामारी के बढ़ने से पहले ही उस पर एरिया को कंटेनमेंट और सील कर दिया गया, जिसके चलते आज शहर में इस महामारी से वर्तमान में मुक्त हो चुका है, जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी नागदा और उनकी टीम और नागदा नगर पालिका और समस्त कर्मचारियों का मुस्लिम समाज नागदा ने शुक्रिया अदा किया। 30 मई तक लॉकडाउन निरंतर जारी रखा जाए, जिसमें शहर अभी जिस तरह अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार वैसे ही जारी रहे, जिससे शहर में कोरोना के मामले न बढ़े और शहर किसी संकट में फिर से न घिर जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि लॉकडाउन में पूरे मार्केट को रियायत न देते हुए सिर्फ खाद्य सामग्री की दुकानों को ही होम डिलीवरी या समय सीमा के अंतर्गत खोलने का आदेश दिया जाए, जिससे शहर और देश की कोरोना से लड़ाई को जीतने में पूरी मदद मिले।
धन्यवाद। जामा मस्जिद सदर मुन्ना लाला, मुस्लिम समाज नागदा जी। आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमने इसलिए ये सोचा है कि जो आज के हालात है उसके हिसाब से हम नहीं चाहते हैं कि कुछ एक मिनट जरा सर कुछ बोल लेंगे। जी सर। हाँ आप बोलिए। नहीं सर आपको बोलना है, आपका सुनना है। आप लोगों ने ये जो ज्ञापन दिया, सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे को जो ज्ञापन मिलते हैं वो इस बात के मिलते हैं कि ये लॉकडाउन में ढील दीजिए, और आप लोगों ने ज्ञापन दिया कि लॉकडाउन में परेशानी सबको है, जो मुझे है वही आपको है और वही दूसरे लोगों को है, परंतु इनकी भावना है कि हमारा नागदा शहर कोरोना से पूरी तरह बच के रहें, इसलिए इन्होंने लॉकडाउन आगे जारी रखने का निवेदन किया। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं भी यही चाहूँगा कि लॉकडाउन यथावत रहे ताकि हमारा कोरोना से संक्रमण नहीं बढ़ सके, हमारी जनता सुरक्षित रहे। बहुत बढ़िया। खाने पीने की तो हम कमी बिल्कुल नहीं आने देंगे, घर पहुंच सेवा के पास दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के लिए हमने पास जारी किए कि किसी का लाइट पंखा कूलर खराब हो जाए या नया खरीदना हो तो वो मिस्त्री भी भेज सकें, सामान भी भेज सकें। बहुत बढ़िया। उनको परेशानी में जनता को नहीं आने दूंगा, परंतु ये भावना स्वागत योग्य है, मैं प्रशंसनीय है, इसका मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। सर आपका सहयोग चाहिए और हम आपके लिए सर आज रात को तैयार हैं, जैसा भी आप सहयोग बोलेंगे सर, समाज पूरा तैयार है आपके लिए। सर आज दावत आए थे यहाँ पर, जो अभी तक चल रहा है ये चलता रहे, वरना 2-4 दिन बाद हमारा त्यौहार आ रहा है ईद का, उसमें एकदम भीड़ जो है बाजार में उमड़ पड़ेगी और भीड़ नियंत्रण नहीं हो पाएगी, ना तो हमसे हो पाएगी ना प्रशासन से भी नहीं हो पाएगी। और अगर ये उस पर लाठी डंडे चले तो हमें भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा ज़बरदस्ती। इसलिए हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी ईद से पहले खुले ही नहीं, कम से कम ये है कि अपन 30 तारीख तक के और इसको लॉकडाउन को आगे बढ़ा दें। और जो चल रहा है, जो माहौल है, सब मिल रहा है, हर चीज सामान की तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, तो सबकी मदद उसके अंदर हो ही रही है। तो इसको ऐसे कैसे आगे बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। उनके द्वारा ज्ञापन में ये कहा गया कि लॉकडाउन के कारण नागदा सुरक्षित हैं और ऐसी स्थिति में भी लॉकडाउन की यहाँ ज़रूरत है, उसे बढ़ाया जाए। तो उनकी भावना अच्छी है निश्चित रूप से, क्योंकि हम तभी तक सुरक्षित है जब तक घरों में हैं। जब लॉकडाउन का खत्म हो जाएगा या सुविधाएं दी जाएगी तो लोग भीड़ के रूप में बाजारों में नजर आएंगे, तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा निश्चित रूप से। तो उनकी भावना सराहनीय है। निर्णय शासन को लेना है या शासन यदि जिला स्तर पर छूट देता है तो कलेक्टर महोदय को लेना है, पर उनकी इस भावना की निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूँ। लॉकडाउन अवधि के दौरान समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रशासन पहुंचा, लेकिन बैंड बाजे वालों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। कुछ इसी तरह की मार्मिक बातें शनिवार को शहर के बैंड संचालकों ने एसडीएम आरपी वर्मा से कही कि लॉकडाउन के चलते आज बैंड का सीजन पूरी तरह से ठप हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके कारण हम लोग आज एसडीएम साहब को यहाँ पर एक छोटा सा ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारी कुछ भी सहायता या कुछ भी राशि हमें प्रदान हो, क्योंकि हमारा सीज़न पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमारे कारीगर और हमारे साथ जो मज़दूर काम करते हैं आज उनकी हालत भी बड़ी दयनीय है, क्योंकि हमारे साथ जितने कारीगर जुड़े हुए, जितने कलाकार जुड़े हुए हैं, वो सभी आज भूखे मरने की कगार पर हैं। और हमारा सरकार से बस यही निवेदन है कि हम बैंड वालों पर भी थोड़ा गौर करें और हमें भी कुछ भी राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम वर्मा ने भी उनकी बात का जवाब दिया कि निश्चित ही आपका कहना सही है, लेकिन अब आपके पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और आपको शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं दिलाई जाएंगी। आपकी मांग वाजिब है, बिल्कुल हम इसको विचार करते हैं। हम लोगों पे हकीकत देखें तो किसी की नजर जा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम भी कोई देवता नहीं है, जैसे कोई बात सामने आती है तो फिर हम उस पर गौर करते हैं। धन्यवाद सर। बैंड वाले द्वारा दिया गया और उन्होंने ये बहुत मार्मिक बात कही कि हमारी तरफ किसी की नज़र नहीं है, तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। वाकई इस बात पर हमारा ध्यान गए नहीं था कि बैंड बाजे वाले जो है परेशानी में होंगे। वास्तव में उनका बैंड बाजे का काम चल गया। एक बात और सामने आई कि उनका 8 महीने तक शायद मुहूर्त नहीं होने के कारण बैंड बाजे का काम नहीं चल रहा है, तो उन्हें सहायता दी जाए।
तो इस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निश्चित रूप से कुछ योजना तहसीलदार साहब के साथ मिलकर बनाएंगे। उन्हेल के समीपस्थ गांव पिपलिया मोलू में राम सिंह के कुएं की मिट्टी निकालने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी निकालने वाली मशीन असंतुलित होकर कुएं में जा गिरी, जिससे कुएं के अंदर ही मौजूद लालू पिता राम सिंह मुड़ावत की मृत्यु हो गई, जबकि घायलों को उपचार के लिए नागदा के जनसेवा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। क्या हादसा हुआ है? आज करीबन शाम 4 बजे ग्राम पिपले मोलू फंटे के पास एक कुएं में कार्य चल रहा था, मशीन मलबा निकालने का, जिसमें 6 मजदूर काम कर रहे थे। तो मजदूरों के ऊपर जो मलबा निकालने वाली मशीन है वो किन्हीं कारणवश टूट के गिर गई है, जिसमें से 2 हाका एवं लाला 2 लोग नागदा हॉस्पिटल में मृत घोषित किए गए हैं। बाकी 4 का इलाज चल रहा है। खासरोद के समीपस्थ गांव खड़वा में 55 वर्षीय रामेश्वर पिता नागू जी की दीवार में दबने की वजह से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मकान का कार्य चल रहा था और तभी अचानक दीवार गिर गई, जिससे उसमें दबने की वजह से रामेश्वर पिता नागू जी की मृत्यु हुई। शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा गरीब परिवारों को 15 किलो प्रति परिवार गेहूं का वितरण किया जा रहा है। नगर पालिका खासरोद द्वारा प्रशासन के निर्देशानुसार एपीएल कूपनधारी व जिन गरीब परिवारों के पास किसी भी प्रकार का कूपन नहीं है, उन लोगों को 15 किलो प्रति परिवार गेहूं का वितरण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नगर पालिका अधिकारी बीएल पाटीदार ने बताया कि 300 क्विंटल गेहूं सांचौर नगर के 1900 परिवारों के बीच वितरण किया जाना है। जिन लोगों को अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हीं लोगों को ये गेहूं वितरित किया जाएगा। अधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना पीड़ित कोई भी व्यक्ति खासरोद में नहीं मिला है और जो लोग बाहर से खासरोद आए थे उन लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। उन लोगों में से किसी भी व्यक्ति में अभी तक कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। आपके द्वारा नगर पालिका द्वारा पूरा नगर में गरीब वर्गों को गेहूं वितरण किया जा रहा है, किस प्रकार से योजना लॉन्च हुई? शासन द्वारा गेहूँ आवंटित किए गए, जिसमें जिन वर्गों को शासन की योजनाओं से लाभ मिल चुका है, उनसे वंचित लोगों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। तो उन लोगों को हम प्रत्येक परिवारों को 15 किलो गेहूँ आवंटित कर रहे हैं। तो प्रत्येक मोहल्ले वार्ड में जाकर कर्मचारियों द्वारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कितने संख्या में वितरण करने के निर्देश दिए गए आपको? हमको 300 क्विंटल गेहूँ लगभग हुआ, 300 क्विंटल, तो लगभग 300 क्विंटल ही बढ़ जाएगा। उसमें 1800-1900 लोग परिवार करीब लाभान्वित होंगे। और भी गरीब वर्गों के लिए शासन की योजनाएं आई होगी ना? शासन की जो योजनाएं हैं उनसे डायरेक्ट लाभ उनको मिल रहा है, सीधा उनके खाते में या राशि जा रही है, या सीधा खाद्यान्न पीडीएफ की दुकानों से उनको प्राप्त हो रहा है। यही एक ऐसा था जो कुछ लोग जो वंचित थे सभी योजनाओं से, जिनको कहीं से डायरेक्ट लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, उनको नगर पालिका के माध्यम से शासन की योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा नगर की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? नगर की सुरक्षा के लिए नगर पुलिस प्रशासन के साथ में नगर पालिका की टीम भी लगी हुई है। पूरे शहर में सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं, जो आवागमन रोकते हैं। और कोई अगर कहीं से इंफॉर्मेशन आती है, कोई कहीं बाहर से आया है, तो उसको डायरेक्ट चेकअप कराते हैं, क्वारंटाइन कराते हैं आवश्यकता पड़ने पर। कितने लोगों को अपने होम क्वारंटाइन किया गया? होम क्वारंटाइन का तो ये रिकॉर्ड तो हॉस्पिटल में है, पर एक मोटा अंदाज है करीब 150-75 लोगों को करीब हुआ ही होगा, जो लोग बाहर से आए हुए थे। जी हाँ, उनका पीरियड भी काफ़ी लोगों का, अधिकांश लोगों का पीरियड पूरा हो चुका है।
अपने खाचर नगर में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव मिला या नहीं मिला? अभी तक तो कोई रिपोर्ट ऐसी है नहीं। मेडिकल ऑफिसर से मेरी चर्चा हुई थी, उनके द्वारा ऐसा बताया कि गाजीपुर में अभी तक कोई पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव नहीं प्राप्त मिला है।